हेलो बच्चों, नमस्ते। उम्मीद है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मेमोरी एंड स्टोरेज। क्या है? मेमोरी एंड स्टोरेज। मैंने इसके पिछले वाले क्लास में आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज के टॉपिक को हम लेके चलते हैं और आज का टॉपिक हमारा क्या है? मेमोरी एंड स्टोरेज। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी क्या होता है और स्टोरेज क्या होता है। ऐसे तो नाम लगभग लगभग सेम है, काम भी सेम है, कुछ पॉइंट्स हैं जो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं मेमोरी। मेमोरी में भी डाटा स्टोर किया जाता है और स्टोरेज में भी डाटा को रखा जाता है। मतलब कि कंप्यूटर में एक ऐसी जगह या फिर एक ऐसा स्थान जहाँ पे सभी प्रकार के डाटा को स्टोर रखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्टोरेज बोलते हैं एंड मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी जो होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म के लिए डाटा को स्टोर करता है और जो स्टोरेज होता है वो क्या करता है? लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए डाटा को क्या करता है? स्टोर रखता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या करता है? डाटा को शॉर्ट टर्म के लिए ही स्टोर करता है और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी मेमोरी डाटा को स्टोर करती है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये हो गया स्टोरेज एंड मेमोरी। अब हम बात करेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक आपका होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी कहा जाता है और सेकेंडरी को सहायक या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी मतलब सहायक और मेन मतलब मुख्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। चलिए इसमें लिखते हैं, की पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखेंगे। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी कहते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। जब भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो वो सारे डाटा जो होते हैं वो किस में होते हैं? प्राइमरी मेमोरी में। यानी कि करंट टाइम के डाटा को क्या करता है कि डाटा को स्टोर रखता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, यह डाटा को टेम्परेरी तथा परमानेंट, मतलब कि अस्थाई और अस्थाई
दोनों टाइप से डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, इसके बारे में और भी कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसके डाटा जो होते हैं वो वोलेटाइल तथा नॉन वोलेटाइल दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की। तो जो सेकेंडरी होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। और इसके बाद यह किसी भी डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंडरी मेमोरी होता है सीपीयू इससे डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है। और यह जो डाटा होता है मेमोरी होता है ये सिर्फ नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल का वोलेटाइल टाइप का। ठीक है, अब हम समझेंगे कि वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, जैसे कि जब तक बिजली का कनेक्शन है, यानी कि जब तक सिस्टम ऑन है तब तक ही डाटा हमारा किस में स्टोर होता है, प्राइमरी में। और सेकेंडरी में क्या होता है, लाइट रहे या ना रहे, बंद हो जाए तो भी हमारा डाटा क्या होता है, स्टोर रहता है। ठीक है, और ये जो काम होता है मतलब इसका जो हम लोग एक्सटर्नल डाटा स्टोर करते हैं परमानेंट उसके लिए, और ये जो बायोस होते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस को स्टोर करता है, करंट टाइम के डाटा को स्टोर करता है। जो कंप्यूटर स्टार्ट और ऑन मतलब कि ऑन और ऑफ होता है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो भी किसमें स्टोर होती है, मतलब इसके साथ ही रहती है। ऐसे बहुत सारे की पॉइंट्स है। ठीक है, ये सारे हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी को लेके। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। ठीक है, एक आपका होता है रैम और दूसरा होता है रोम। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हो गया रैम का पूरा नाम। और रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब रैम का काम क्या होता है और कैसे करता है। अगर हमें किसी भी डाटा को रैंडमली एक्सेस करना है या फिर फाइंड आउट करना है तो वो हम कहाँ से करते हैं, रैम से करते हैं। और जो रोम में डाटा होता है वो सिर्फ ओनली रीड, सिर्फ रीड करने के लिए होता है, सिर्फ पढ़ने के लिए।
ठीक है, उसमें चेंजेस करने के लिए नहीं। फिर इसके बाद जो रैम होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है रैम। एक आपका होता है यस रैम और दूसरा होता है डी रैम। ठीक है, यस रैम का पूरा नाम क्या होता है? स्टैटिक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और इसके बाद डी रैम का पूरा नाम क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब स्टैटिक मतलब और डायनेमिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब कि फिक्स। स्टैटिक मतलब क्या होता है? फिक्स होता है, फिक्स। फिक्स होता है। और डायनेमिक मतलब होता है चेंजेबल, यानी कि बदलते रहना। कहने का मतलब यह है कि जो रैम में जो डाटा होगा उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। और जो डी रैम में जो डाटा स्टोर होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रैम का प्रकार। आगे बढ़ते हैं रोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ रोम। अब रोम का पूरा नाम मैंने अभी बता दिया, रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो सिर्फ रीड करने के लिए होता है, राइट करने के लिए नहीं होता है। इसके टाइप कितने होते हैं? 3, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। ठीक है, ये हो गए आपके रोम के टाइप। अब इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ईपी का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड, या फिर रोम लिख लीजिए, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इसके बाद डबल ईपी का इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इरेजेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी जैसे क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें से सिर्फ डाटा को क्या किया जाता है? रीड किया जाता है। बट चेंज करने के भी कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि प्रोग्राम के द्वारा इरेज किया जा सकता है।
सॉरी, इसमें जो डाटा रहेगा वो सिर्फ एक बार ही इरेज किया जा सकता है या फिर लिखा जा सकता है, इरेज या फिर मिटाया जा सकता है। इसमें एक से अधिक बार वो भी प्रोग्राम के द्वारा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक बार डाटा को क्या किया जाता है, रिमूव करके या फिर डिलीट करके दोबारा से लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैश। ये जो कैश मेमोरी होता है वो भी प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है। किसका पार्ट है? प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है। और इसका यूज किस लिए किया जाता है? सीपीयू के स्पीड को बढ़ाने के लिए। सीपीयू के स्पीड को बढ़ाने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, कैश मेमोरी कैश मेमोरी कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का एक पार्ट है। ठीक है, इसका यूज सीपीयू के स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि कैश की स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही धीमी होती है, बहुत ही धीमी होती है। और चौथा पॉइंट, इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी कितने होते हैं? 3 होते हैं। L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश। इसका जो डिवीजन हुआ है इसके स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैंने इसके पीछे ही आप लोगों को बता दिया था इसके बारे में, लेकिन एक बार और जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हो कि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यूजर अपने आवश्यकता के अनुसार जब उसको जरूरत पड़ता है, यानी कि डाटा ज्यादा स्टोर करना है, तभी तभी वो क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी एक एम्बेड करवाता है या फिर लगवाता है या फिर लगाता है। ठीक है, मतलब बाहर से सीपीयू कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है या ना पहले से लगा होता है, यानी कि जब जरूरत पड़ी तब लगा लिया। इसलिए ही सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहा जाता है?
एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। या किसी भी डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, यानी कि परमानेंट, अस्थायी रूप से स्टोर करता है। इसके बाद यह नॉन वोलेटाइल टाइप का मेमोरी है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल टाइप का मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है कि बिजली का कनेक्शन रहे या ना रहे, हमारा डाटा क्या रहेगा, सेफ रहेगा, मतलब सेव रहेगा, जब चाहें तब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट, सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है सेकेंडरी मेमोरी से। इसकी प्रोसेसिंग स्लो होती है, तथा लार्ज अमाउंट में डाटा को क्या करता है, स्टोर, डाटा को स्टोर रखता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम इसके एक एक टाइप के बारे में आगे पढ़ते हुए और समझते हुए चलेंगे। तो इसके टाइप देख लेते हैं अगले वाले स्लाइड से। HDD, DVD, CD, पेन ड्राइव। अब HDD का पूरा नाम क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। और DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। पेन ड्राइव को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे USB थंब ड्राइव, USB थंब ड्राइव। ठीक है, इन सब का यूज क्या होता है, लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे DVD का यूज सबसे ज्यादा मूवीज, पिक्चर, है ना, सिनेमा घरों में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि मूवी पिक्चर डाउनलोड सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए किया जाता है। CD का भी यूज, पेन ड्राइव का यूज ज्यादातर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, जैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। अब ये जो पेन ड्राइव होता है इसको और भी नामों से जानते हैं, जैसे USB थंब ड्राइव हो गया, है ना, USB फ्लैश ड्राइव,
और ये सारे इसके नाम हैं। पोर्टेबल डिवाइस भी कहा जाता है इसको। पोर्टेबल यानी कि कहीं पे भी आसानी से लेके आ जा सकते हैं, पोर्टेबल डिवाइस। ये कई सारे नाम हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना, कि आ गया कहीं यूएसबी थंब ड्राइव तो समझ ही नहीं आ रहा कि किसको कह रहे हैं, तो ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ये सारे नाम किसके हैं? पेन ड्राइव के ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेमोरी यूनिट यानी कि मेमोरी को मेजर करने की इकाई या फिर टूल। ठीक है, जिसके द्वारा मेमोरी को मापा जाता है या फिर मेजर किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? मेमोरी यूनिट कहलाता है। तो मेमोरी यूनिट के बहुत सारे इकाई होते हैं या फिर मापने के टूल होते हैं, जैसे कि बीट, बाइट, ये सारी चीजें होते हैं। और एक चीज, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर डाटा को किसके फॉर्मेट में स्टोर करता है? बाइनरी। कंप्यूटर डाटा को बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट यानी कि 0 और 1 में ही क्या करता है? में स्टोर करता है या फिर रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बीट। ये जो बीट है, ये कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट है। ये क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई या फिर सबसे छोटी यूनिट होती है। और इसमें क्या होते हैं? 0 या फिर 1। अगर बीट होंगे तो उसमें क्या होंगे? 0 और 1 होंगे, यानी कि उनमें से कोई एक होगा, 0 होगा या फिर 1 होगा। और जब भी डाटा स्टोर होता है ना, जब भी डाटा स्टोर होगा तो 0 और 1 का ही कॉम्बिनेशन रहेगा, यानी कि इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बाइट। आगे बात करते हैं बाइट। बाइट क्या है? बाइट जो है वो बीट का समूह होता है, ग्रुप होता है, लेकिन होते कितने बीट है? 8 बीट। 8 बीट का समूह या फिर ग्रुप ही क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। और यह किसके बराबर होता है? 2 निब्बल के बराबर। किसके बराबर होता है? 2 निब्बल के बराबर होता है। और जब भी कंप्यूटर किसी भी डाटा को स्टोर करता है, या फिर वो चाहे अक्षर हो या फिर कैरेक्टर हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर दिखाने के लिए कम से कम 8 बीट, 2 निब्बल या फिर 1 बाइट की जरूरत पड़ती है। ये सब एक बराबर ही होते हैं, जैसे कि 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, और इसी को ये किसके बराबर होता है? 2 निब्बल के बराबर होता है। ठीक है, और जब भी डाटा रहेगा 8 बिट है तो उसमें हो सकता है 0 का कॉम्बिनेशन हो सकता है पूरा 1 1 ही हो, है ना, हो सकता है 0 1 0 1 ऐसे करके हो, बट कॉम्बिनेशन कितना रहेगा? 8 ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके नेक्स्ट टॉपिक है ये, जैसे कि इसमें क्या होता है, जो अभी बताया गया, 8 बीट बराबर क्या होगा आपका? 8 बीट बराबर क्या होगा? या तो 0 होगा या फिर 1 के बराबर होगा। 4 बिट्स 1 निब्बल के बराबर होता है, जैसे कि 8 बिट है, 8 बिट किसके बराबर हो रहा है? सॉरी, 8 बिट, 8 बिट जो होता है, 8 बिट 1 बाइट्स के बराबर, और जो 1 बाइट होता है वो 2 निब्बल के बराबर होता है। इसके पहले मैंने ये बताया। तो यहाँ पे जब 4 बिट आएगा
4 बिट्स यानी कि इसका हाफ यानी कि 1 निब्बल के बराबर हो गया, सिंपल सा। फिर उसके बाद आपका ये तो मैंने बता दिया आपको, और 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB होता है। उसके बाद 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट, और 1 टेराबाइट 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेंटाबाइट, और 1024 पेंटाबाइट बराबर 1 एक्सट्रोबाइट होता है, और 1024 EB बराबर 1000 ज्यूटाबाइट होता है। ठीक है, इस तरीके से और भी होते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे वो समझते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि एक किलो, मान लीजिए एक नहीं, 1 MB बराबर कितना बाइट, तो आपको MB तो यहाँ है ना, आपको बाइट के पास जाना है, तो 1024, अभी मैंने पीछे बताया जस्ट आपको, यहां से देख लीजिए। जैसे मैंने क्या पूछा था यहीं पे ही लिख लेते हैं। जैसे एक MB बराबर 1 MB बराबर कितना बाइट, ठीक है, कितना बाइट। तो निकालेंगे कैसे, MB हमारा यहाँ है, हमें बाइट जाना है, तो यहाँ पे जाने के लिए 2 स्टेप यानी कि 2 और पीछे जाना पड़ेगा। 1024 इंटू 1024 ये कर सकते हैं आप, 1024 इंटू 1024। अब जब हम इसको 2 के पावर में लिखे, 2 की पावर 10 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 10। अब जब घात हमारा क्या है, सॉरी जो आधार है वो समान है, तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 10 प्लस 10 इक्वल टू 2 के पावर 20 बाइट्स। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि एक पेंटाबाइट बराबर कितना किलोबाइट, तो यहां से इसको छोड़ दीजिए, यहां से 1 2 3 4, मतलब ये कि आपको क्या करने पड़ेंगे, ये पूछा गया है, ये निकालना है, मतलब वहां पहुंचना है। एक पेंटाबाइट बराबर कितना केबी, ठीक है, तो 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 20 30 40, यानी कि 2 की पावर 40 केबी। ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। इस पे मैं जब आपको एमसीक्यू कराऊंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। और ये जो अप्रोक्सीमेट आ रहा है ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 1024 का ही 1000 कर दिया गया है, 1024 अप्रोक्स 1000। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया कि अप्रोक्सीमेट कितना है इसके बराबर, तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3 6 9 9, यहाँ से ये हो गया आपका
बाइट, यानी कि 1 किलो बराबर 10 के पावर 9 बाइट होता है। इस तरीके से ये निकल गया आपका। और वही यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है कि किलोबाइट 10 है, फिर इसके बाद यहाँ पे फिर हम गुणा करेंगे 10 है, फिर ऐसे ऐसे करके ये सारा आपका नंबर है। इस तरीके से आप निकाल भी सकते हैं, और निकालने आ गया तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से आसानी से निकाल सकते हैं उसको, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई भी नंबर मिल जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। रट के कितना दिन इसको रखोगे, है ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके आधार पे आप निकाल सकते हो आसानी से और समझ भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक था, इतना हमने पढ़ा, और इसके आगे वाले टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए और समझिए, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और आने वाले अगले क्लासेस में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट जो भी हमारा होगा उसको मतलब समझेंगे, और इसको तब तक पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, इसी तरीके से आप अपनी तैयारी